हो गया। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? मस्त हो? तो बच्चा आपको पता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है आज से। और क्या था आपका कि जो बायो का सब्जेक्ट है उसमें बहुत अच्छी खासी गैपिंग मिल गई थी, तो बहुत पहले का आप लोग का प्रिपरेशन होगा ही होगा। तो अभी जो आपकी जो गैपिंग है इसे में एकदम फुल पावर के साथ बहुत अच्छे से रिवीजन करवाना है। तो सब लोग एक बार अच्छे से जुड़ जाइए। सभी लोग जो बच्चे आ चुके हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में फटाफट शेयर कर दीजिए। सब लोग आके एकदम रेडी हो जाइए और अपने पेन कॉपी सब लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि जा रहे हैं स्टार्ट करने। इतना आपका कि जो इस एग्जाम में आप अगर मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो अभी तक बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाए होंगे, कोई भी वजह होगी, है ना। वो अगर जितना अभी के एक हफ्ते जो ये क्लास आपका रनिंग होगा ना बायो का, इसको अगर कवर कर लेते हैं तो 100% मान के चलिए कि बहुत अच्छा खासा नंबर वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ बायो नहीं होता है, मैथ की तरह नहीं होता कि नंबर कट जाएगा कोई भी मिस्टेक हुआ तो। ठीक है, आप जितना अच्छा कर सकते हो, जितना अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि इसमें थियरी बेस होता है, डायग्राम होता है, यही इनका मेन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या जानना है। तो बच्चा ये देख लो, थोड़ा सा ये आपके टाइम टेबल बना दिए गए हैं कि लाइव क्लासेस जितने बजे वाली ही रहेंगी आपकी। ठीक है, 22 से लेके 29 तक कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, कोई गैपिंग नहीं चाहिए, एकदम कंटिन्यूटी चाहिए और एकदम मन तन से सबसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तभी बहुत अच्छा नंबर पा पाओगे। मैंने आपसे पहले भी अभी जस्ट कहा है कि जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं तैयारी कर पाए होंगे ना, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बहुत अच्छे से इतने एक हफ्ते के समय में ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में वो अच्छे से स्कूल में पढ़े उड़े होंगे, फिर तैयारी नहीं कर पाते किसी भी वजह से, घर में या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस एक हफ्ते में अगर मैं थोड़ा बहुत उधर से गैप होगा उनका टचअप, तो ये एक हफ्ते में पूरा अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। मतलब 1 to 13 चैप्टर पूरा ऑल ओवर कहीं से बोर्ड में आ जाए, नो टेंशन, नो डाउट, नो प्रेशर, आराम से कर लोगी। ओके, तो ये हमारा टाइम टेबल है और इसी टाइम पे आपसे डेली मुलाकात होगी बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू, अभी स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू है, अति लघुत्तरी है और 2 नंबर वाले लघुत्तरी के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इनको लेकर आए हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो बार बार के एग्जाम में पूछे गए वाले क्वेश्चन है बच्चा, वही क्वेश्चन है। फटाफट इनको देख लेते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि वैलेस्नेरिया के पौधों में परागण किस माध्यम से होता है? जो परागण होता है यानी कि पराग के कण का परागकोश के फटने के बाद वहां से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने वाला प्रोसेस जो होता है, तो ये बच्चा ये जल के द्वारा होता है। ठीक है, एक मिनट, पेन स्टार्ट कर ले। सही है। ठीक है, ये जल के द्वारा होता है। फिर बोला है कि स्त्रियों में आतर्व चक्र होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सामान्यतः कितने दिन का होता है? तो 28 से 29 दिनों का होता है। ठीक है ना, ये हर 28 से 29 दिन पर रिपीट करता है। नेक्स्ट बच्चा है कि mRNA की सहायता से जो प्रोटीन का निर्माण होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे अनुवादीकरण कहते हैं। अभी देखो बहुत बार एक्सप्लेनेशन हो गया है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, अभी फास्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले जो क्लास में अभी आपको एक हफ्ते हम मिलेंगे ना, उसमें सारा का सारा जैसे बताना रहेगा वो हम अपनी तरीके से बताते चलेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? तो बच्चा टाइफाइड। जो भी आप किसी को भी टाइफाइड होता है तो डॉक्टर बिडाल टेस्ट ही लिखते हैं। बिडाल टेस्ट का मतलब ये होता है कि सिर्फ टाइफाइड का चेकअप होगा आपके बॉडी में, उसका टेस्ट होगा कि ब्लड में कि टाइफाइड के जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु वो आपके ब्लड में है या नहीं है, ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीजांड का अवस्थान, जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है, तो इसे हम नाभिका कहते हैं। ठीक है, या हाइलम कहते हैं। जहां से बीजांड वृंत यानी बीजांड वाला जो क्या बोलते हैं, होल्डर की तरह होता है, जो कि अंडाशय से जुड़ा रहता है। उसके बाद आपका बीजांड पूरा शुरू होता है, उसके अंदर जो आपका बीजांड का है अध्यावरण, फिर आपका भ्रूणकोश जो मौजूद रहता है वो वाला पोर्शन। तो जो जिस हैंडल के थ्रू जुड़ा रहता है उस हैंडल और बीजांड के बीच में जो ज्वाइंट पोर होता है उसी को हम नाभिका कहते हैं। टीबी के टीके को बीसीजी कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। भारत में रामदेव मिश्रा, मैंने ये कई बार क्वेश्चन आया था, मॉडल पेपर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। मैंने कहा था कि विशेष इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये पारिस्थितिकी के थे। ठीक है ना।
नेक्स्ट है आपका कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में किया जाता है। तो बच्चा idea क्या है कि निमोनिया, परजीवी जीव में और आपके कृषि में, ठीक है, ये निमोनिया, परजीवी जीव में और कृषि में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का तो परजीवी जीव, ट्रांसजेनिक, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी करते हैं, ठीक है, ये दोनों होगा बच्चा, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक है, वो वाला नहीं होगा, निमोनिया तो नहीं है पर ये है, ठीक है। एक तरह से हो सकता है क्योंकि इसका हम जो बनाते क्या है, मेडिसिन बनाते हैं ना, औषधियों का निर्माण तो आता है ना, तो ये सारा इन सभी में हो जाएगा, सब सही है, ठीक है। आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा है बीटी मक्का, बीटी राइस और बीटी कॉटन, ठीक है ना। कौन सा ऐसा पौधा है जो वो आनुवंशिक रूप से पूरा वो क्या रूपांतरित पौधा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वही हैं कि इनके जेनेटिक मटेरियल जो भी होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फिर बोला है कि कौन सा कूट फल है, यानी असत्य फल है, यानी कि जो फल का निर्माण जिससे उससे अंड कोशिका के वो क्या कहते हैं, बीजांड से फल बनता है, अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है, उस प्रोसेस के थ्रू नहीं होता तो वो आपका सेव है, इसमें नहीं होता, बाकी में सब में वो सत्य फल है, वो सारे, यानी अंगूर, आम और अमरूद सबके सब सत्य फल हैं। आवृत्त बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या 3x होती है। मैंने बार बार ये बताया है कि जो द्वितीय केंद्रक यानी 2 केंद्रक वाली जो कोशिका बीच में रहती है भ्रूण कोष के अंदर, 3 ऊपर प्रतिमुख होती है, 3 नीचे, जिसमें एक अंडाशय 2 सहायक होती हैं। हाँ, बीच में एक कोशिका होती है लेकिन इसमें 2 केंद्रक होता है। तो जब वो 2 केंद्रक पहले से ही रखा है और एक नर युग्मक जाके उससे जुड़ा है तो इसका भी केंद्रक जुड़ा तो 3 केंद्रक हो जाता है, यानी कि ये 3, इसका आंसर सही है। वो जब वो द्वितीय केंद्रक से एक नर युग्मक मिलता है तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या तिगुनी हो जाती है। 3x का मतलब तिगुना। अगर में वो कैसा प्लांट हो, उस प्लांट में कितने मतलब गुणसूत्र होते हैं अगुणित में, तो आपके 3 मिलेंगे तो यानी कि 3 गुना हो जाएगा, यही होगा। वो जैसा प्लांट हो, जो भी प्लांट हो, ठीक है, सबका गुणसूत्र अलग अलग होता है, ये पता है सबको। टाइफाइड के रोग का जनक कौन होता है? मैंने अभी जस्ट बताया था कि साल्मोना टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, तो जो टाइफाइड काम करता है, टाइफाइड हमारे शरीर में बीमारी फैलाता है, ये जीवाणु है, यही है। फिर बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे में उभरा हुआ रहता है, उसमें कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मम्मी घर में बनाती है, इडली बनाती है, डोसा बनाती हैं, ब्रेड भी कई लोग बनाते हैं, केक बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो केक के तो लिए नहीं, लेकिन इडली डोसा जो होता है उसको आटे को गूंद फेंट कर उसको रात भर के लिए रख देती हैं, सुबह में वो बहुत ज़्यादा भर जाता है, उभरा उभरा हो जाता है, उसमें कौन सी गैस बनती है जिसकी वजह से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्लियर है? फिर किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? बहुत आसान है, हर्शे एंड चेस ने किया था। इन्होंने ही जो फास्फोरस और सल्फर लिया था, सल्फर 35, फास्फोरस 32 वाला आइसोटॉप्स लेकर, जो इकोलाई बैक्टीरिया और जीवाणु भोजी वायरस की सहायता से इन्होंने प्रूफ किया था, ठीक है। फिर बच्चा है कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? बच्चा प्रशल्क कहते हैं। अगर कुछ लोगों को याद आता होगा तो याद होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू के पहले भी कराए जा चुके हैं। क्रोमोसोमीय यानी गुणसूत्रीय विकार कौन सा है? यानी गुणसूत्रीय विकार है, गुणसूत्र की संख्या में घटा बढ़ा ये होगा, जबकि आपके यहाँ पर ये वाला आंसर सही होगा। वर्णांधता में क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, उसके जो आपके अलिंगीय गुणसूत्र यानी 22 जोड़े वाले में होते हैं, वहां पर क्या होता है कि लिंगीय गुणसूत्र में वहां पे क्या होता है कि वर्णांधता के जो कारक हैं वो मौजूद हो जाए, या फिर हीमोफीलिया तो हीमोफीलिया के कारक मौजूद हो जाए तो बीमारी फैलाते हैं, लेकिन गुणसूत्र की संख्या में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। फिनाइलकेटोनुरिया जो है ये उपापचय बीमारी है, ये भी आपके गुणसूत्र ये आपके क्या होता है क्या बोलते हैं अमीनो एसिड के फेरबदल में हो जाता है, जहाँ पे कि ग्लूटामिन की जगह आपके वैलिन आ जाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, तो आंसर आपका ये वाला सही है। फिर कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो एंडोन्यूक्लिएज जो है, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, लाइगेज, तो ये आपका एंडोन्यूक्लियस चेक कर करके जहां से जितना जरूरत वहीं पे काटेगा। एक्सो का काम क्या है? शुरू से पहले क्या करेगा कि जैसे क्या बोल सकते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कुछ चीजें मिक्स हो गई हैं, ठीक है ना, वह आप आसानी से देख रहे हो कि ये यहीं पर है और आप ऊपर से ऐसे करके आसानी से निकाल सकते हो, तो वो काम ये करता है। ये क्या करता है? पूरे सिस्टम से एक एक चीज को अच्छे से आराम से पूरे डीएनए को अच्छे से खोलेगा, उसके बाद जाके वो कट करेगा, ये करता है। लेकिन ये
सबसे अच्छा एग्जाम यही होता है, क्योंकि आसानी से काम हो जाता है और कम समय में। एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारी हुए। जैव विकास वाले में आपका आ गया है कि एलन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि ठंडे जलवायु में जो रहते हैं जीव जंतु, ठीक है, उनमें उस जंतुओं में क्या होता है कि उनके शरीर का जो अंग होता, उपांग होता है, वो छोटा छोटा होता है, क्योंकि वो जितना ज्यादा छोटा होगा उनके शरीर से कम ऊर्जा बाहर निकलेगी। उनका नियम था ये वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि मेंडल के द्विसंकरण संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? द्विसंकर का फिनोटाइपिक ये होता है, ठीक है, बहुत आसान है, याद होगा। फिर बोल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है, कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्राणुओं के निर्माण करवाने वाले हैं, लीडिंग कोशिका करती है, ठीक है, वृषण की। निम्नलिखित में कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है, ठीक है। दात्र कोशिका रक्तता, देखो ये बीमारी यही है, आपका नहीं ये अलग है, फिनाइलकेटोनुरिया बच्चा, सॉरी, उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में नाइट्रोजन को पचाने वाला, नाइट्रोजन का उपापचय यानी प्रोटीन से पाचन से संबंधी बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो प्रोटीन अच्छे से पच जाए, अमीनो एसिड में बदल जाए, फिर वो हमारे शरीर में यूज हो जाए, फिर यूरिया के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए, वो ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में कलेक्ट होने लगता है फिनाइल, मतलब कि फिनाइल, कीटोन और यूरिया, ये जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में कलेक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी हमारी पीली पड़ जाती है और बहुत सारे मतलब जो खाना पीना है वो ठीक से पचता नहीं है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मूत्र का निर्माण नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाता, यूरिन पास नहीं कर पाते, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो वो आपकी फिनाइलकेटोनुरिया वाली संबंधित थी, सॉरी बच्चा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, ये आपका सिकल सेल एनीमिया वाले में है, जिसमें कि आपका एक अमीनो एसिड होता है, ग्लूटामिन होना चाहिए वहां पे बन जाता है वैलिन, यही पूछा है। देखो अच्छा, देखो दिया भी है ग्लूटामिक, ठीक है ना, ग्लूटामिक अम्ल जो है, इससे ये एक अमीनो एसिड है, ये होना चाहिए 6वें स्थान पर। हीमोग्लोबिन का अल्फा बीटा श्रृंखला होता है, उसमें काउंट करके 1 2 3 4 5 6 पर 6 वाले पे ग्लूटामिक अम्ल होना चाहिए, वहां पर आ जाता है वैलिन, तो हो जाता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। चलो जान गए होंगे। फिर प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड होते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन, 4 बंध ही होते हैं, पेप्टाइड बंध, ठीक है। बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने के लिए अनुकूलतम परिस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? नहीं है बोला है, जबकि तापमान भी है, लवण भी है, विटामिन भी है, तो ये वाला उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सब के सब हैं, ठीक है। तो ये नहीं वाला क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपका बोर्ड में भी आपके आने लगा, जबकि हम लोग के वनडे एग्जाम में जो हम लोग जॉब के लिए देते हैं, वनडे एग्जाम गवर्नमेंट सर्विस के लिए, उसमें नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा फंसाते हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन आने लगा तो थोड़ा ध्यान देना। इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं? 2 नरभक, 2 वर्धी कोशाएं, 1 जनन कोशा, नहीं बच्चा, 1 जनन कोशा, 1 नलिका कोशा, ये पाया जाता है। एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? सब लोग जानते हैं कि परागकोश में 4 परागधानी होती है, सबको पता होगा 4। फिर है जौ के 2000 दाने बनाने हैं बच्चा, कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? ठीक है, यहाँ ऑप्शन सही नहीं दिया है, ऑप्शन यहाँ पर 500 होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि हम जिससे भी अगर मैं जो हमारा यहाँ पर दिया है और जितना बनाने के लिए बोल रहा है, मतलब 2000 बनाने कितना अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जितना दिया उसमें 4 से भाग दे दो, तो 4 से जब भी भाग दोगे ना तो 500 आएगा। ये आंसर यहाँ पर 500 होता तो ये सही होता, बाकी कोई सही नहीं है। जो भी आपसे जितना बोले उसमें 4 से भाग दे दो। जन्मजात उपापचयी बीमारी है, देखो फिर आ गया, यही है फिनाइल कीटोनुरिया। आप इसको संधि विच्छेद करो तो फिनाइल है, कीटोन है, यूरिया है। इतने जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में बनने लगते हैं जब हमारा प्रोटीन अच्छे से नहीं पचेगा। अब हम लोग इंटर कर गए कहाँ? आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें आ गए हैं, ठीक है। 1 मिनट बच्चा, थोड़ा सा बस पानी पी लेते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं।
अब बच्चा बोल क्या रहा है, वृषण के 2 कार्य बताइए। तो वृषण का 2 ही कार्य आप समझ लो, एक शुक्राणुओं का निर्माण करना, दूसरा जितने भी आपके वो लैंगिक हार्मोन्स हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जिसको कहेंगे, टेस्टोस्टेरोन या फिर आप एंड्रोजन भी यहाँ पे डाल सकते थे, दोनों का निर्माण करना। तो एकदम सही है। लीडिंग कोशिकाओं का क्या काम होता है, के द्वारा संश्लेषित और स्रावित हार्मोन्स पूछा है, फिर वही चीज पूछ लिया है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों में द्वितीयक लक्षण को प्रदर्शित करने में हेल्प करता है। यानी जब जो लड़का है बड़ा हो रहा है, 13 से 15 साल, 14 साल, 16 साल की उम्र होती है, 13 से 16 के बीच में अक्सर आपको मिल जाएगा, उनकी उम्र जाती है बच्चा। तो उस उम्र में तो उनमें आप देखते हैं कि उनके दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी हो जाना, कंधे का चौड़ा हो जाना, और लंबाई अचानक खींच दी जाती है, बड़ी हो जाती, काफी लंबाई खींच लेते हैं, ठीक है। ये सारा चीजें हैं। शरीर पे बाल उल का आना, तो ये क्या है, जनन अंगों का विकास करवाना, ये सारा कुछ जो करवाता है ये टेस्टोस्टेरोन करवाता है। तो ये आपके द्वितीयक लैंगिक लक्षण यही कहे जाते हैं कि बच्चा जब हुआ था तब तो एक उनमें मेन लैंगिक लक्षण उनके सेक्स ऑर्गन का था कि ये लड़की है लड़का, ये कंफर्म था। उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसके बाद भी उसमें कुछ लड़कों जैसा क्वालिटी डेवलप होना चाहिए ना, वो जो डेवलप करवाता है वो टेस्टोस्टेरोन करवाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं कि आईवीएफ और जीआईएफटी, मैंने बार बार कहा है कि जो आपके वो जनन स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जो छोटे छोटे जो आपके फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये पूछना ही पूछना है, ठीक है, ये तय है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखो ये पूछा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी अंतःपात्रे निषेचन। अंतःपात्रे का मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन करवा के उसके बाद उसको जो माता है उसके उसके अंडवाहिनी में सेट किया जाएगा। जीआईएफटी का मतलब होता है कि गैमेट के रूप में रहेगा, कोई निषेचन नहीं होगा। गैमेट यानी युग्मक के रूप में है, युग्मक को ही, यानी कि नर युग्मक को यानी स्पर्म को लेकर उसके अंडवाहिनी में सेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, जिसे युग्मक के अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, अभी मैंने कहा ना अंडवाहिनी में स्थानांतरण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है, ठीक। अब आपका क्वेश्चन है आपका 4th में, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग कौन होता है? अंडवाहिनी होता है, ठीक है। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब का झालरनुमा कीपक भाग होता है, जो आगे ऐसे मुंह फैला के बैठा रहेगा, जैसे आएगा पकड़ लेगा, ठीक। चलो चलो आगे आ गया। देखो फिर ये क्वेश्चन आ गया जीआईएफटी और एमटीपी, ठीक है ना। ये जेडआईएफटी है। ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया जीआईएफटी और जेडआईएफटी दोनों में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। जीआईएफटी गैमेट के यानी युग्मक में भी है, स्पर्म में, उसको ट्रांसफर करना है। और आपका जेड का मतलब होता है कि बाहर आईवीएफ यानी आईवीएफ वाला प्रोसेस हो गया है, बाहर ही उसका क्या बनवा लिए, जायगोट बनवा लिए हैं, अब इसको ट्रांसफर करना है। तो जायगोट भी होगा और गैमेट होगा, दोनों अंडवाहिनी में ही जाएगा, ठीक है ना। यही है, ठीक है, अंडवाहिनी स्थानांतरण होता है। और एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मतलब होता है गर्भपात कराना जो होता है, यानी संगर्भता समापन जो होता है वही, ठीक है। फिर आपका है डीएनए व आरएनए के बीच में 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख करना है। तो 2 रासायनिक अंतर का मतलब होता है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, आरएनए में राइबोस शर्करा बस होता है, मतलब यहाँ पे डबल वो होगा राइबोस शर्करा। फिर इसमें क्या है कि आपके डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, इतना कंफर्म है। फिर आगे देखते हैं कि अपसारी विकास अभिसारी विकास क्या है। ये आपके जय विकास वाले क्वेश्चन से आया हुआ है बच्चा, वहां से आया है। तो देखते हैं अपसारी विकास, देखो डाइवर्जेंट और उसके बाद है आपका कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, अपसारी अभिसारी लेंस के बारे में पढ़ा होगा ना, उसी से आप समझ सकते हो बहुत आसानी से। देखो कैसे, एक ही पूर्वज जाति के जीवों का जब विभिन्न क्षेत्र में चले जाते हैं, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो अफ्रीका का रीजन है ना, कहा जाता वहीं से मनुष्य विकास शुरू हुआ था, और वहां से कुछ जो है अमेरिका पहुंच गए चलते चलते, कुछ भारत आ गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ कहीं चले गए, जापान, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कहीं कहीं सब लोग अपना अपना चला गया, और जहां चला गया उस हिसाब से उनकी बॉडी वहां के भौगोलिक वातावरण की वजह से बदलती गई, तो उनके में ये इस तरह का विकास हो गया, ठीक है ना। और जो आपके अभिसारी में कहा जाता है कि यहाँ पर कि
मतलब विभिन्न पूर्वज व जाति के सदस्य जो है निकटवर्ती नहीं है। ये एक भगोली में मतलब एक जगह ही कई जैव विविधता पाई जाती है। समझो कि बंदर भी है, मनुष्य भी है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, बकरी है, पेड़ पौधे है, चूहा है, सब है। तो क्या है कि सब एक जैसे हैं? नहीं। मतलब एक भौगोलिक वातावरण में अनेक प्रकार के अनेक तरह के जीव जंतु जब पाए जाए तो आपके अभिसारी हो गया। अपसारी का मतलब हो गया कि एक ही जाति के जो जीव हैं वो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में जाके विभिन्न जीवों की तरह हो जाएंगे, तो वो अपसारी हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं। अवशेषी अंग तो आप जानते हो क्या कि ऐसे कुछ अंग हैं जो जिनका हमारे शरीर में अभी कोई वर्तमान समय में कोई कार्य नहीं है फिर भी मौजूद हैं, तो उन्हें अवशेषी अंग कह देते हैं। तो कुछ अवशेषी अंग में नाम पूछा है बच्चा, ये देखो भरमार लगी है, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि हमारे देखिए मानव में निमेषक पटल, अक्ल डाढ़, यहाँ पे किसी किसी को वो आ जाता है दान जो, और क्या कहते हैं शरीर के बाल, जैसे कि इस बाल का कहा जाता है कि कोई काम नहीं है फिर भी बॉडी में मौजूद है, इसका भी। और लेडीज के लिए कहा जाए तो बाल बस, और सबके लिए बाल सिर्फ सुंदरता का एक कार्य करता है और कोई वैसा विशेष कार्य नहीं है। और पुच्छ कशेरुकाएं, यानी कि जो मनुष्य है उसमें भी जो पूंछ वाली जो हड्डी है वो अभी तक मौजूद है। एक चीज और यहाँ पर देना चाहिए था, अपेंडिक्स जिसको कहते हो, ठीक है ना, वो जो हमारे बड़ी आंत में के भाग में मौजूद है, जो कि सेलुलोज का पाचन करती थी। अब उसका कोई कार्य नहीं क्योंकि हम लोग सेलुलोज नहीं खाते हैं, ठीक है ना, हम लोग घास नहीं खाते हैं, ठीक है, हम लोग चीजों को पका के उबाल के खाते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जब हमारे शरीर में जो विषाणु है वो जब हमला करते हैं तो हमारी कोशिकाएं उनसे बचने के लिए एक सूचना देने के लिए एक रासायनिक पदार्थ स्रावित करती हैं जिन्हें इंटरफेरॉन कहते हैं। ये चीजें समझ में आया? चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो माइक्रोकोकस कैंडिकस, ठीक है ना, कैंडिकस के द्वारा होता है। 2018 में पूछा गया है कि चाय की जो पत्तियां होती हैं उनका चाय उद्योग में जब उन पर किण्वन किया जाता है सूक्ष्म जीवों को डालने में, मतलब उसमें स्मेल के लिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा स्मेल आता है ना चाय पत्ती का, तो उसको किस पत्ती का यूज करते हैं, किस सूक्ष्म जीव का करते हैं, जीवाणु है ये, माइक्रोकोकस कैंडिकेंस के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सबको पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, 1929 में। और एक ये पहला बनाया गया एंटीबायोटिक था जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से किया गया था। ये कवक से किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाया गया। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है बच्चा, नॉस्टॉक और एनाविना, ठीक है, जो नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, स्टोर करते हैं और मृदा में, जो कि फिर घुलनशील अवस्था में आता है और पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं। वही चीज है, क्योंकि पौधों में डायरेक्ट नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाला प्रोसेस या कोई ऑर्गन नहीं होता है उनकी बॉडी में, हमारे में भी नहीं होता है। किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखो जिनमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिका में के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। तो सबसे पहले तो प्लाज्मिड ही होता है, स्वतंत्र रूप से कर सकता है, तो वो प्लाज्मिड, पीक फॉर प्लाज्मिड है, BR 322 है, ठीक है ना, बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण का, मतलब जीवाणु की कोशिका के अंदर रहेगा लेकिन जीवाणु का जो उसका गुणसूत्र है उस पर कोई हावी नहीं होगा, ये अलग तरीके से उसके अंदर डाल दोगे, अपने आप द्विगुणन करता रहेगा, उसके गुणसूत्र से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि जैव वैद्युत कण संचालन क्या होता है, जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि जब हम ये डीएनए टेक्नोलॉजी वाला, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसका ही है। जब डीएनए को हम अलग करते हैं, जो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है या कुछ भी करना है पीसीआर माध्यम थ्रू, तो जब हम पीसीआर करना है या कोरोना या कोई भी लैब टेस्ट के लिए डीएनए ले जाना है, तो जब डीएनए कलेक्ट करते हो तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा रहता है, तो उसको सैंपल को कलेक्ट करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए, फिर उसके बाद उसमें बड़े छोटे जो डीएनए के आकार के हिसाब से, उनके आवेश के हिसाब से अलग किया जाता है ना डीएनए के टुकड़ों को, तो वही एक प्रोसेस होता है जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, और आगे क्या है, चार घातांकी वृद्धि के समीकरण क्या है, तो ये आपका है dN/dt = Rn।
ठीक है ना, जहाँ पे आर जो है प्राकृतिक वृद्धि की नैसर्गिक दर है। ठीक है, ये कैसे रहा होगा, इस तरह रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह रहा होगा। इसी को इक्वल करके यहाँ पर आर लगा दिया गया है, ये नैसर्गिक दर है। टी समय होता है, एन आपका समष्टि के आकार की जनसंख्या को दिखाता है, और ये जो पूरा का पूरा ही दिखा रहा है समष्टि के आकार में परिवर्तन जो हो रहा है समय के हिसाब से, उसको दिखाया है। फिर है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी में क्या अंतर होता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ये जो होते हैं, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। ये एकदम आपके हरे पेड़ पौधों के पत्तियों को, उनके भागों को, उनको ही खाते हैं, यानी ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं। और उच्च श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता सबको खाते हैं, ये उत्पादक को भी खाते हैं, तो ये सर्वाहारी वाले में आ जाते हैं। समझ में आया, यहाँ पे दिया भी है कि आपके प्रथम वाले में आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण, और तृतीय वाले में आपके जो आते हैं वो सब कुछ खा जाएंगे। ठीक है, शाकाहारी जीव में अपनी आहार पूर्ति वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं। जो शाकाहारी जीव जो है वो अपनी आहार पूर्ति के लिए जो दूसरे उपभोक्ता को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो द्वितीय श्रेणी के मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है ना, शाकाहारी जीवों से अपनी जो, यानी कि जो पेड़ पौधों को खाए वो शाकाहारी हो गया। अभी शाकाहारी कुछ से जो अपना भोजन ले रहा है वो आपके द्वितीयक वाले में आ जाएंगे, द्वितीय श्रेणी में मांसाहारी वाले आ जाते हैं। फिर एक खाद्य श्रृंखला से सर्वाधिक संख्या किसकी, मतलब जो भी खाद्य श्रृंखला एक बना दी गई उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो हमेशा उत्पादक की ही होती है बच्चा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या, तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या आप घटकों की होती है, क्योंकि इनकी आकार कम होता है और वृद्धि अधिक तेजी से करते हैं। तो यहाँ पे जीवाणु हो जाएगा, कवक हो जाएगा, ये आपके सारे अपघटक आएंगे। तो ये आपके खाद्य श्रृंखला पूछा है गलती से मेरे से, क्योंकि हम सोचे हैं कि आपका ट्रैफिक जो आता है ट्रैफिक लेवल उसमें पूछा है, ट्रैफिक लेवल नहीं पूछा है, ये आपका पूछा है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, यानी आपको आप बताते हैं ना कि जब हम कुछ खाते पीते हैं, हम जहाँ पे भी हैं वहाँ पे ढेर सारे कवक हैं, बैक्टीरिया है, घूम रहे हैं, तो इनकी संख्या हमेशा से ज्यादा ही रहती है। ठीक है, और क्योंकि इनकी वृद्धि दर जो है ना बहुत ही फास्ट है, बहुत फास्ट है। बोला है कि तप्त स्थल हॉटस्पॉट पूछा है, जैव संवेदी क्षेत्र क्या है, किन्हीं दो हॉटस्पॉट के बारे में पूछना बताना है यहाँ पे। तो हॉटस्पॉट हमको वही बताया है ना कि कुछ ऐसे भी हमारे देश में या फिर दुनिया में भी कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ का जो जीव जंतु है, वनस्पतियां हैं, वो संकटग्रस्त होती हैं, वो विलुप्त होने के कगार पे आ रही हैं, तो उन क्षेत्र को हम कह देते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, और तप्त स्थल हिंदी में कहते हैं। भारत में भी है ये जगह। ठीक है, भारत में ये आपका पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है और इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है, ये तीन हमारे भारत वाले में भी है। ठीक है ना, वैसे पूरी दुनिया में 36 हॉटस्पॉट शामिल हैं। पूर्वी हिमालय देखो, पूर्वी हिमालय और आपके पश्चिमी घाट हमारे भारत के, दो पूछा तो दो ही बताया, इंडो बर्मा नहीं बताया है। ठीक है, आगे बोला है कि भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है, तो भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है, तो द्वितीय केंद्रक जो होता है उसमें जब पराग नली इंटर करती तो एक नरी, उसमें दो नरयुग्मक बनते हैं, तो एक नरयुग्मक अंड कोशिका से लगता है, दूसरा वाला जाके आपके द्वितीय केंद्रक से लगता है, तब जाके आपके किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। यही पूछा, यही हो गया। फिर अनुमील्य परागणी पुष्प के प्रकार मतलब में परागण किस प्रकार होता है, तो कुछ द्विलिंगी और पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते। अनुमील्य जो होता है ना, ये विशेष प्रकार का होता है। ये पुष्प जो होगा, जैसे कि ये सपोज करो कि ये कोई पुष्प है, इस तरह से है ना, ये पुष्प है, इसके ऊपर एक कवर हो जाएगा। अब आप बताओगे इसके ऊपर एक कवर हो गया, वो पूरा किसी कवर से ढका है, तो आप इसको देख के कह पाओगे कि पुष्प है, क्योंकि पुष्प तो आपने देखा है कि इसमें आपके पराग वो होते हैं, पुंकेसर है, स्त्री केसर है, और उसमें कलरफुल वाले पार्ट्स भी हैं, उसमें क्या बोलते हैं, वाह दल है और दल है, ये सारा कुछ मौजूद है, आपने देखा है। अगर आपको उस चीज दिखे ही नहीं तो आप कहोगे कैसे कि वो पुष्प है, नहीं कहोगे ना बच्चा। तो वही एक प्रकार का विशेष पुष्प होता है कि पुष्प के ऊपर
ऊपर एक बाहर से कवर हो जाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर आपका वर्तिकाग्र बीजांड होगा, यहाँ पर आपका पुंकेसर है, ये फटेगा भी तो श्योर है कि जब वो कवर है तो इसका परागकण यहीं पर जाएगा, यानी इसमें किस प्रकार का परागण होगा, स्वपरागण होगा। समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं कि ये देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है कि ये दो तरह के पुष्प हैं, आक्जेलिस और कोमेलाइना, दो तरह के ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पुष्प होते हैं। इनमें ना दो प्रकार के पुष्प फूल के, मतलब ये दो तरह के पौधे हैं जिनमें कि दो तरह के पुष्प खिलता है, एक आपका विशेष प्रकार का, एक आपका साधारण। आपका उन्मीली अगर मैं दे दे उन्मीलीय तो ये आपका साधारण होता है, और जो विशेष की बात करें तो विशेष में अनुमील्य, जो अभी जस्ट आगे बताया गया है, यानी पुष्प के ऊपर एक कवर हो जाएगा जिसके अंदर आपका परागकण और वर्तिकाग्र पर वहीं पर पहुंचेगा परागकण, और वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, निषेचन की प्रोसेस सब कुछ हो जाएगा, वो आपका स्वपरागण होगा। यानी एक ही पुष्प में दो तरह का परागण शुरू हो जाएगा, एक विशेष पुष्प अनुमील्य होगा तो आपका क्या हो जाएगा उसमें स्वपरागण, और उन्मील्य होगा तो उसमें आपका नॉर्मल पर परागण भी हो सकता है, स्वपरागण कुछ भी हो सकता है, यही प्रोसेस यहाँ पे। तो ये बोला है कि कौन दो प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं, तो ये दो तरह का करते हैं, आक्जेलिस व कोमेलाइना दो प्रकार के पुष्प का करते हैं, जिसमें को कहते हैं चेस्मोगैमस और आपका ये क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस यहाँ पे सीधे लिखा है, कभी नहीं खिलता है। ये आपका क्या है, नॉर्मल पुष्प है, जो भी आपका नॉर्मल जो आप रेगुलर देख सकते हो, पुष्प देख के ही जान जाओगे कि हाँ ये पुष्प है, पर ये पुष्प नहीं देखने में लगेगा ही कि नहीं कि पुष्प है। ठीक है, अब आके बच्चा एंटर कर गए हैं लघुत्तरी वाले में, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं होगी, 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में पूछा है तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके कि आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं उसमें परागकण से निकलने वाली पराग नलिका के बीजांड एवं भ्रूणकोश में प्रवेश की प्रक्रिया को किस प्रकार होती है ये बताना है। चलो इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल करके बता देते हैं कि क्या करना होगा। और निभागीय निषेचन कैसे होता है इसको भी बताना है। आवृत्त बीजी पौधों में निषेचन प्रक्रिया के चित्र की सहायता से वर्णन करना है। तो आपका ये 2 नंबर या ये 3 नंबर में भी बन जाता है क्वेश्चन। तो देखो इस तरह से होता है, ये है आपका ये वाला प्रोसेस, यहाँ आएगा परागकण, यहाँ होगा आपका अंदर बीजांड, ये पूरा अंडाशय हो गया, वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, ये यहाँ इस तरह, ये यहाँ इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये लग गया और ये यहाँ पे भी लग गया। अब यहाँ पे बना आपका, बन गया बच्चा। ठीक, अब अगर मैं नॉर्मल तरीके से यहाँ से इंटर कर गया तो आपका क्वेश्चन तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, दोनों के लिए यही नॉर्मल तरीका ही दिखाएगा। लेकिन ये बोला क्या है यहाँ पर, निभागीय निषेचन के लिए, तब इसके लिए क्या होगा कि ये आपका इस तरह से होगा, ये वाला प्रोसेस, अंडाशय वाला प्रोसेस, यहाँ ये होगा जो अंदर बीजांड। ठीक है, ये ऐसे, अब देखो ये आया, ये आया, ये आया, थोड़ा सा इसको बड़ा खींचे, ये आया, ये आया, यहाँ आया आपका क्या, अब लोगों के दिमाग में ये बात आ जाएगी बच्चा, जानते हो कि निभागीय का मतलब निभाग तो ऊपर होता है, यहाँ निभाग होता है ना, ज्यादातर जो पराग नली होता है ये बीजांड द्वार के द्वारा होता है, यानी जो ये इंटर यहाँ पे करेगा ना युग्मक ना, ये आपके बीजांड द्वारी निषेचन है, इसे हम बीजांड द्वारी निषेचन कहते हैं, ज्यादातर यही होता है। लेकिन ये पूछा क्या है कि आपसे निभागीय, तब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ परागकण जो आके बैठेगा, ढेर सारा परागकण रहता है ना, तो जो आके बैठेगा ये पराग नली के जब अंदर ले जाएगा ना, तो कैसे ले जाएगा जानते हो, डायरेक्ट नहीं आएगा, कभी कभी ऐसे कई तरीके हो सकते हैं, यहाँ से जाके यहाँ पे मुड़ जाए, ये भी हो सकता है, या फिर ये जो यहाँ पर भ्रूणकोश है तो ऊपर से आएगा, यहाँ से इंटर करके यहाँ पर इस तरह से इंटर करे, यहाँ से इंटर इस तरह से करे। ठीक है, यानी निभाग से इंटर करेगा पर भ्रूणकोश में न जाके अंड कोशिका की तरफ ही आएगा, ये चीजें हो सकती है। ठीक है ना, चलो
और इसमें बोला है कि पूरा एक्सप्लेन करना है, तो आपको पूरा जैसे किस तरह प्रवेश कर रहा है क्या है, तो आप इसमें कई स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स में आप जान लो कि क्या होता है कि परागकण का पहला स्टेप होगा परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना। कहाँ लिख दे? इधर ही लिख दे, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस भी नहीं मिलेगा मुझे। चलो इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होगा परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ठीक है। ये दूसरा क्या होगा? नली का बनना या निर्माण, पराग नली का निर्माण। तीसरा क्या होगा? नर युग्मक का निर्माण, ठीक है। चौथा क्या होगा बच्चा कि पराग नली का अंडाशय में, हाँ, अंडाशय में प्रवेश, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है पराग नली का बीजांड में प्रवेश, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा कि पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश। इतने सारे स्टेप्स लगेंगे बच्चा, ठीक है ना, भ्रूणकोश में प्रवेश। फिर आएगा पराग नली, ये क्या है कि नर युग्मक का प्राथमिक यानी पहला नर युग्मक का, प्रथम नर युग्मक का अंडकोशा से, प्रथम नर युग्मक का, या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो सत्य निषेचन। नेक्स्ट आप लिख सकते हो स्टेप में सत्य निषेचन। सत्य निषेचन उसे कहते हैं ना बच्चा, जब पहला नर युग्मक इंटर करे और सिर्फ अंडकोशिका से जुड़े, तो ये सत्य निषेचन। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो दोहरा निषेचन। इसमें आप बताओगे कि जो दूसरा नर युग्मक होगा वो इंटर करेगा और वो द्वितीयक केंद्रक से जाके जुड़ेगा और भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, जिसमें त्रिगुणित आपके गुणसूत्र होंगे, ठीक है। और असत्य निषेचन में जो अंडकोशिका से जुड़ेगा वो भ्रूण का निर्माण करेगा, जो आगे चल के आपके क्या करेगा? बीज का निर्माण करने वाला है। और इसमें हमेशा डबल यानी कि द्विगुणित आपके गुणसूत्र होते हैं। समझ में आया? इतने सारे स्टेप्स होते हैं, यही पूछा है आपसे, ये बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र जनन और अंड जनन में समानता और अंतर पूछा है बच्चा। तो जो आपका शुक्र जनन यानी कि जो शुक्राणु का निर्माण, यहाँ से पहले आपके एक बनते हैं, फिर ये दो बनते हैं, यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ तक का प्रोसेस जो आपका स्टार्ट रहता है बच्चा, ये गुणन की प्रावस्था होती है ना। फिर आगे चल के ये अब क्या करेगा? इसमें से एक बड़ा हो जाता है जो कि वृद्धि की प्रावस्था कहते हो। फिर आगे चल के वृद्धि की प्रावस्था जो है ये आपका करता है अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिसमें कि आपका पहला अर्धसूत्री में 2 बनता है, फिर इनसे भी 2 बनता है, इनसे भी 2 बनता है, यानी कि टोटल मिला के दूसरा, ये पहला अर्धसूत्री विभाजन, ये दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चा, जिसमें 4 शुक्राणु बन जाते हैं। तो ये टोटल आपके शुक्राणु का होता है। फिर ये प्रोसेस अंडाणु में भी होता है, जिसमें कि गुणन और वृद्धि तो सेम होता है, लेकिन वृद्धि के बाद जो अर्धसूत्री होता है वहां पे आपके अंडाणु जो बनते हैं वो सिंगल ही बनते हैं, डबल नहीं बनते हैं। तो समानता और अंतर पूछा है, तो समानता अंतर बता दे रहे हैं, फटाफट सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो शुक्र जनन और अंड जनन में क्या है? समानता देखोगे तो शुक्र जनन में ये वृषण में होगा, अंड जनन ये आपके, पहले अंतर देखते हैं, अंतर है तो शुक्र जनन ये वृषण में है, अंड जनन ये अंडाशय में है। शुक्र जनन में शुक्राणु का निर्माण होगा, अंड जनन में अंडाणु का निर्माण होगा। शुक्र जनन में जो होगा वो आपके 4 शुक्राणु बनते हैं और अंड जनन में 1 अंडाणु बनते हैं। शुक्र जनन में ध्रुवीय कोशिका का निर्माण नहीं होता है, अंड जनन में ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होता है। ये तो इनका अंतर हो गया, ठीक है। और वृद्धि वाला जो प्रोसेस होता है ना, शुक्र जनन में थोड़ा छोटा होता है और अंड जनन में थोड़ा बड़ा होता है, टाइम लगता है उसमें होने में, ठीक है। अब आप समानता में देखो, तो दोनों में क्या हो रहा है कि दोनों में जो
प्रोसेस है शुक्र जनन और अंड जनन, वो 3 स्टेप में कवर हो रहा है, गुणन का, वृद्धि का और आपके अर्धसूत्री विभाजन का, ठीक है ना। ये 3 अवस्था तीनों में आ रही है। फिर तीनों में क्या है कि तीनों ही आपके युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। फिर तीनों में क्या है कि तीनों में करें, दोनों में क्या है कि दोनों युग्मक का निर्माण करें, दोनों में क्या है कि अगुणित युग्मक का निर्माण हो रहा है, ठीक है, आधा आधा गुणसूत्र वाला। फिर दोनों में और क्या है, शुक्र जनन यानी अंड जनन शुक्र जनन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड दोनों होता है। समझ में आया, ये चीज है। चलो फिर आपसे बोला नर युग्मक, नर व मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में बोला है बच्चा, इसको भी डिटेल यहीं पे सुन लो कि जो नर और मादा का होता है। तो नर में क्या है, अभी जस्ट इसके पहले भी आया था जो मैंने टेस्टोस्टेरोन के समय उसका पूरा डिटेल बताए थे, उसी वही वाली बात है कि ये आपका है क्या कि इसमें द्वितीयक लक्षण का मतलब जो लक्षण 13 से 16 साल का जब अवस्था लड़कों का होता है तो उनमें जो बदलाव आता है, तो दाढ़ी मूंछ का आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, कंधे का ज्यादा चौड़ा हो जाना है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, ठीक है ना, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, ये सारी चीजें जो आती हैं। तो ये आपके क्या होता है कि नर का द्वितीयक लक्षण होता है। मादा में क्या होता है कि मादा की आवाज में थोड़ा मीठापन हो जाता है, थोड़ी शालीनता आती है, स्वभाव में बदलाव आता है, आतर्व चक्र स्टार्ट हो जाता है 11 से 12 वर्ष के 13 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और ये सारा इसमें है, और उसमें शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है, इनमें अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। समझ में आ गया ये चीजें। प्लेसेंटा का निर्माण पूछा है बच्चा, तो प्लेसेंटा का निर्माण सुन लो, ठीक है। प्लेसेंटा जो है जिसे हिंदी में अपरा भी कहते हैं, ये आप पूरे वर्ल्ड में एक यही है जो कि 2 अलग अलग जीवों के ऊतकों से मिलकर बनता है। बाकी तो चीजें हमारे शरीर में जो है हमारे ही लिए हैं, दूसरे के लिए नहीं है, बट ये जो है दूसरे के लिए होता है। ये बच्चे का कुछ ऊतक होगा भ्रूण का, और कुछ माँ का गर्भाशय जो एंडोमेट्रियम उनके ऊतक होंगे, वो दोनों मिलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पत्ते पत्ते रसांकुर होते हैं, वो दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद ढेर सारे रसांकुर, उनके ऊपर एक लेयर बन जाता है, ये बन जाता है अपरा, जिसकी वजह से जो बहुत सारे जो खाना पीना जो माँ ले रही है वो बच्चे को जाएगा, दवा ले रही है बच्चे को जाएगा, जो वैक्सीन लग रही है वो बच्चे को जाएगा, हार्मोन जो भी है वो बच्चों के लिए जाएगा, बच्चे जो उनमें गैस पास हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, वो भी माँ के थ्रू माँ में आएगा, माँ से बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन बच्चे को जाएगा, पानी बच्चे को जाएगा, सब कुछ जो आवागमन होगा चीजों का बच्चों का इसी के थ्रू होता है। समझ में आया। फिर परीक्षार्थ संकर क्या होता है, उचित उदाहरण द्वारा समझाना है। ये सारा क्वेश्चन थोड़ा सा जो अभी एक हफ्ता चलेंगे ना, उसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल करते चलेंगे, तभी आपको चीजें समझ में भी ज्यादा अच्छे से आएंगी। अभी आप सुन लो कि है क्या 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 समझना है, ठीक है ना। तो परीक्षार्थ संकर क्या है, ये एक टेस्ट होता है, इसको मैंने कई बार बताया, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि संकर यहाँ पर संकरण 2 तरह का दिखा देता है, एक आपका पूर्वज संकरण बताता है, एक आप परीक्षार्थ बताता है। तो जो यहाँ पर देखो पूर्वज और परीक्षार्थ, तो दोनों में अंतर क्या होता है। पूर्वज में, पूर्वज का मतलब होता है, पूर्वज अगर में देखा जाए पीछे हमारे, तो पूर्वज में हमारे दादा दादी मम्मी पापा ये सब कोई पूर्वज में ही आएगा ना, मतलब 2 लोग आएंगे। ये कोई भी हम किसी को भी कह देंगे कि हमारे पूर्वज है, मम्मी है तो भी, पापा है तो भी, दादा है तो भी, नानी है तो भी, ये हमारे पूर्वज में ही आएंगे, ठीक है ना, हमारे पूर्व के वज जो है, ठीक, वो आएंगे। जबकि परीक्षार्थ का मतलब होता है कि ये आपका इसमें टेस्ट होगा कि किसी विशेष लक्षण को समझने के लिए, देखने के लिए। तो जब भी आपका जो मेंडल ने एक संकरण करवाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के बीच में ये निकल कर आया था, तो जब ये आएगा ना इनका, अगर में हम कैपिटल टी स्मॉल टी जो दोनों है, ये तो इनके इसका ये क्या है, ये दोनों पूर्वज हो गए, इनके पूर्वज ये दोनों हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये आया है ना। हमारे पूर्वज जो हम जिनकी वजह से हम आए तो हमारे पूर्वज हो गए, वैसे ही इनके पूर्वज कौन है, ये दोनों हैं। अब इनका वापस जाके इन दोनों में किसी के साथ भी, इन दोनों में किसी के साथ भी, किसी के साथ संकरण करवा दे तो पूर्वज होगा। लेकिन सिर्फ क्या स्मॉल वाले के साथ करवाए, यानी अगर में देखा जाए तो कैपिटल टी प्रभावी होता है और स्मॉल वाला अप्रभावी। तो जब आप जो हमारे
प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ संतति उनका वापस अप्रभावी लक्षण के साथ, अप्रभावी पैतृक लक्षण के साथ संकरण करवाया जाए तो ये आपका परिच्छाद संकरण होता है। समझ में आया? यही होता है, यानी स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो ये परिच्छाद हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? मेंडल के परिच्छाद संकरण फिर वही पूछा है, ये पूछा है, वही बात वही पूछा है। फिर है आपका वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया मॉडल, बहुत आसान मॉडल है। अगर इसके पूरे डायग्राम को समझ लिए ना कसम बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को अगर मैं लिखते जाओगे तो 15-16 पॉइंट आ जाएगा। अब सोचो कॉपी भर जाएगी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में चला जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है, इनके बीच की दूरी बताई गई है 10 एंगस्ट्रॉन, पूरी दूरी बताई गई है 20 एंगस्ट्रॉन। एक जो आपके न्यूक्लियोटाइड मतलब एक जो आपका नाइट्रोजनी समाक्षार बनाएंगे यहाँ और यहाँ, इनकी दूरी बताई गई है 3.4 एंगस्ट्रॉन। एक पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमने के बाद ये वापस आने में पूरा जो दूरी लेता है 34 एंगस्ट्रॉन बताया गया है। और आपको बताया गया कि जो दूरी इनके बीच में एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन है, ग्वानिन है तो साइटोसिन है, इनके बीच में डबल, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड ये बताया गया है। और एडेनिन और थाइमिन जो है यानी कि जो नाइट्रोजनी क्षार के बीच में दो श्रृंखला के जो नाइट्रोजनी क्षार के बीच में बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ये भी बताया गया। ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे, लिख दोगे, यही आपका बनाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर फिर है आपका क्या कि उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन बहुत आसान वाला जैव विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो कि आपको पता है कि जैव विकास में 2-3 ही थियरी फेमस है, लैमार्क, डार्विन और उत्परिवर्तन, यही फेमस है। उत्परिवर्तनवाद में इसको किसने दिया है, देखो यही पूछा है, किसने दिया है? ह्यूगो डी व्रीज, यहाँ पे नाम भी दे दिया है। कब दिए थे? 1901 में दिए थे। ठीक है ना, एक थियरी प्रतिपादित किया था उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, किसके लिए? जैव विकास के लिए। इनमें इन्होंने कहा था कि जो जैव विकास होता है उत्परिवर्तनवाद में इन्होंने अपनी थियरी में बताया था कि जब जीवों के शरीर के अंदर अपने से ही अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है, जेनेटिक ढांचा, गुणसूत्रीय विकार जो भी होता है, अपने आप कोई परिवर्तन आता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उनका मानना था कि किसी भी जीव में जो होता है वो बाहर से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उनके शरीर के अंदर से ही कोई बदलाव आता है तभी उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, और वो ये कहते थे कि कभी कोई घातक जीन में कोई बदलाव आ जाता है ना तो वो हानिकारक हो जाता है, और ये उत्परिवर्तन हानिकारक भी हो सकता है और लाभदायक भी। बाद में थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बहुत अच्छे से उसको नवनिर्मित करके थोड़ा बदलाव करके कहा गया कि ये उत्परिवर्तनवाद जो इन्होंने दिया सही है, लेकिन ये गलत है कि सिर्फ शरीर के अंदर भी बदलाव होता नहीं, बाहर के वातावरण की वजह से, भौगोलिक जो दशाएं हैं, कुछ हमारे रासायनिक है जहां भी रह रहे हैं, कोई पराबैंगनी किरणें हैं, किसी की वजह से भी हमारे अंदर बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो ये बाद में कहा गया कि उत्परिवर्तनवाद जो है वो 2 तरह का होता है, स्वजात उत्परिवर्तन और बहिर्जात उत्परिवर्तन। स्वजात का मतलब शरीर के अंदर अपने आप जो भी कुछ खाए हो, हार्मोन्स की कमी है, किसी एंजाइम की कमी है, किसी क्या कहते हैं किसी गुणसूत्र में कोई प्रॉब्लम आ गई, जीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई अमीनो एसिड कम है, उपापचयी कोई बीमारी आ गई, ये सब आपके क्या होते हैं? ये आपके आंतरिक वाले स्वजात होते हैं। बहिर्जात में कोई मतलब हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कोई पोल्यूशन है, वो चीजें भी हो सकती हैं, और भौगोलिक दशाएं भी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हो, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में रहते हो, बहुत समुद्र के किनारे रहते हो, पहाड़ों पे रहते हो, ये सारा बहुत सारा रीजन हो सकता है। समझ में आया ये चीज? चलो बच्चा, अब ये क्लियर हुआ। आगे देखते हैं कि पेचिस के कारक लक्षण व बचाव के उपाय पूछा है। तो कारक ये तो बताया भी जा चुका है, लेकिन बता दे रहे हैं। पेचिस जो होता है एंट अमीबा, होगा अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के प्रोटोजोवन से होता है, यानी कि क्या बोल सकते हो, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। पेचिस का मतलब होता है जो पेट खराब हो जाता है, इतना लोकल लैंग्वेज में जान लो, यही होता है, जिसे डिसेंट्री प्रॉब्लम भी कहते हैं, अतिसार भी कहते हैं, दस्त भी कहते हैं, वही है ये। ठीक है, अब इसका लक्षण अपने आप ही आपको आ जाएगा।
पेट में ऐंठन होना, पेट में दर्द होना, हल्का बुखार आना, चक्कर आना, कमजोरी आना और उल्टी भी होना, दस्त होना बार बार, और दस्त मल त्याग करते समय उसमें ब्लड का भी आना, ये सारा कुछ इसका लक्षण है। ठीक है, बचाव का उपाय बच्चा यही है कि आप साफ सफाई का विशेष ध्यान दो, खाने से पहले अच्छे से हाथ धो लो, खाने के बाद भी अच्छे से हाथ धो लो, और शौचालय से आने के बाद अपना अच्छे से हाथ धुल के सफाई का ध्यान दो। शौचालय में हम बाहर जो खेतों में जो होता है बाहर शौचालय ना करें, खुले में शौच ना करें, ये सारा कुछ इसका बचाव का उपाय है। एस्केरियासिस क्या होता है इसको बता देते हैं, ये संक्षिप्त टिप्पणी देना है बच्चा। एस्केरियासिस एक एस्केरिस एस्केरिस जो है एक केचुआ की तरह, आप अक्सर देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बोला जाता है इनके पेट में कीड़ी पड़ गया है, इनके पेट में कृमि हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं, ऐसा बोला जाता है, पेट में दर्द होता है। तो वो बाद में अगर उनके जब मल त्याग करते हैं तो उसमें एक केचुए की तरह पतला सा या थोड़ा सा मोटा सा क्रीम कलर का एक रेंगता हुआ केचुए की तरह दिखने वाला जीव दिखता है आपको, कभी कभी ऐसा होता है। तो उस वही एक होता है जिसको हम एस्केरिस कहते हैं, और इससे होने वाली बीमारी को हम एस्केरियासिस कह देते हैं। ठीक है, ये जो है हमारी आंत में पाया जाता है। अगर ये 5,000 से 500 से 5,000 मतलब ये लार्वा देता है, जो अंडे देते हैं बहुत ज्यादा देता है, अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा ये अंडा लार्वा देने वाला है। ठीक है, ये अगर में इनका लार्वा 500 से 5,000 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंत में ही रह जाएगा, मल त्याग करते समय हमारे शरीर से बाहर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे ज्यादा हो गया तो ये हमारे फेफड़े, हमारे लीवर और हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, हमारा किडनी गुर्दा सब खराब करके रख देगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। कभी कभी इसकी वजह से ब्रेन में पहुंचने की वजह से क्लॉटिंग भी हो जाती है, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, ये बहुत हानिकारक है। ठीक है, ये चीज। फिर बोला है आपका हाथी पांव क्या होता है, यानी फाइलेरिया और या मलेरिया दोनों के बारे में पूछा है। तो हाथी पांव जो होता है एक मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है, वो काटता है, वो इन्फेक्टेड होगा तो उसके ब्लड में, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवक्स जो है मलेरिया का एनाफिलीज मच्छर काटे तो वो हमारे शरीर में मलेरिया एनाफिलीज पहुंचाता है, वैसे ही हाथी पांव कह लो या फाइलेरिया कह लो जो है इसके लिए क्या था, एस्केरिस था ना, एस्केरिस। और इसके लिए जो है ये मच्छर कौन सा काटेगा, मच्छर कौन सा है, क्यूलेक्स मच्छर है, कौन सा, मादा वाला, मादा क्यूलेक्स रहेगा, कौन सा रहेगा, मादा क्यूलेक्स रहेगा। ठीक है, ये जब हमारे शरीर में काटता है, यहाँ पे हम एरो दे दिए हैं, ये पहुंचा क्या देता है, बाउचेरिया क्रॉफ्टी करके, ठीक है ना, बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी करके प्रोटोजोन है, इसको हमारी बॉडी में इंटर करवा देगा। ठीक, ये हमारे ब्लड में आके इन्फेक्शन फैला देंगे। अब इन्फेक्शन जब हमारे ब्लड में फैलाएंगे ना तो इनमें बहुत, जैसे हमारे जो लसिका होती है जिसे लिम्फ कहते हैं, हमारा प्लीहा है, और नर में पाया जाने वाला जो वृषण कोष है उनमें, और पैर में या हाथ में जाके स्पेशल अंगों में क्या होता है, लीवर में भी ये सूजन आने लगती है इनके इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, सूजन आती, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है और मौत का कारण बनता है। ठीक है, ये बीमारी, यानी इसका कारक क्या है आपका, ये बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी है, कारण क्या है, मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने की वजह से होगा। और मच्छर काटने का मतलब है कि इनका जो बचाव होगा बच्चा, वो जो मच्छर से जितना उपाय कर सकते हो बचने का, वो सारा बचाव इसमें भी डाल देना, मलेरिया वाले में भी डाल देना। ठीक है, यही हो सकता है, समझ में आया। और क्या है, तो ये अब इनका लक्षण देख लो, इन लक्षण वाले में देख लेते हैं बच्चा कि इनके लक्षण में क्या है। कुछ पेज हटा है क्या, नहीं, ये पढ़ाने के बाद मैंने शायद ये नहीं पढ़ाया है, अभी आती हूँ मैं इसी पेज पे, छूट गया है मेरे से, मुझे लगा कि मैं पेज छोड़ रही हूँ। हाँ, तो अब इनके कुछ लक्षण देख लेते हैं बच्चा फाइलेरिया वाले के।
ठीक है, फटाफट लक्षण देख लेते हैं कि फाइलेरिया के लक्षण क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो वही हल्का हल्का आपका फीवर शुरू हो जाएगा, आपका लीवर में सूजन हो जाएगा, खाओगे तो कुछ जो भी पचेगा नहीं, उल्टियां होना शुरू हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा। ठीक है, ये आपके उसमें लसिका में सूजन आ जाएगा, प्लीहा में सूजन आ जाएगा, पैरों में, हाथ में, कहीं इस एक एक ऑर्गन में किसी में भी सूजन आ जाता है, जिससे आप अक्सर देखे होंगे कोई कोई ऐसा रहता है जिसका एक पैर काफी ज्यादा मोटा दिखता है। ठीक है ना, अगर में ध्यान न दिया जाए तो उसमें पूरा मवाद भर जाता है, फिर पूरा पानी पानी जैसा हो जाता है, मवाद भर जाता है, फिर उस पैर को काटने वाली नौबत आ जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसके जो उपचार है, उपचार के लिए कुछ मेडिसिन है जिनको कि लिया जाता है। तो ये मेडिसिन का नाम क्या है, डाईमिथाइल, एक मेडिसिन है डाईमिथाइल कार्बोमोनोजॉइन, डाईमिथाइल मिथाइल कार्बोमोनोजॉइन, यही दवा इसमें ली जाती है जिसमें कि थोड़ा आराम मिल जाता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्या है, मलेरिया तो जानते हो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे अंदर भी इस पहुंच जाता है, इसका कारक है जो कि प्रोटोजोवन है। और उसके बाद क्या है कि और मलेरिया जिसको जिसको हुआ है सबको पता है कि इसका लक्षण क्या होगा, तेज ठंड लग के तेज बुखार आएगा। ठीक है, और उसके बाद पूरे शरीर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, चक्कर आएगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, शरीर का वेट भी लॉस होता जाएगा आपका। ठीक है, और लगातार फीवर आपका बना रहेगा, ये चीजें हैं। और इनके लिए जो दवा होती है वो दवा देख लेते हैं। दवा के लिए पूछा है, नहीं पूछा है, जितना पूछा है उतना बताते हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट, दवा के लिए पूछा तो था कहीं, हाँ ये पूछा है ना, उपचार पूछा है मलेरिया का। तो मलेरिया के लिए उपचार के लिए देख लेते हैं बच्चा, इसके लिए है क्लोरोक्वीन, प्राइमोक्विन, ये दो दवा बहुत ज्यादा ली जाती हैं। ये था बच्चा, एक मिनट, ये है आपके फाइलेरिया के लिए, यहां से लिख लें, ये गया, ये कलर में चेंज कर देती हूँ, ये गया इसके लिए, समझ में आया। और फाइलेरिया के लिए यहां से कर, मलेरिया के लिए ये है क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन। ठीक है, फिर या फिर प्राइमोक्विन, प्राइमोक्विन, समझ में आया, यही दवा ली जाती है। चलो आगे चलते हैं कि घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताना है। तो घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका में आप कई बता सकते हो, डबल रोटी, ठीक है ना, फिर डोसा या इडली, ठीक है ना, दही, मक्खन, ठीक है, ये सब आप घरेलू उत्पाद में बता सकते हो। ठीक है, और क्या है, सिरका, घर में सिरका भी बनाया जाता है, अचार भी बनाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। इन सारी चीजों में हम घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का रोल देखते हैं। ठीक है, इन्हीं में आप बता देना, डबल रोटी, डोसा, इडली, दही, मक्खन और सिरका, अचार, ये सारी चीजों में हम यूज करते हैं, ये सब बता देना यहाँ पर। फिर औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण किस प्रकार होता है बच्चा, इसको देखते हैं। और उसी चीज को पूछा है कि किण्वित पेय पदार्थ क्या कहते हैं और इनका उदाहरण बताना है। तो किण्वित पेय पदार्थ वो पदार्थ होता है, किण्वन प्रोसेस, किण्वन जानते ही होंगे कि बिना ऑक्सीजन के ही कार्बनिक पदार्थों का विघटन करवाना, ये आपका किण्वन होता है। ठीक है ना, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा पेय पदार्थ का निर्माण क्या कहलाता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा पेय पदार्थ का निर्माण आपका किण्वित पेय पदार्थ कहलाता है। ये क्लियर है। इसमें आप देख सकते हो कि कुछ कवक का भी यूज होता है या फिर कुछ जीवाणु का भी यूज होता है। यहाँ पर दो उदाहरण आपसे पूछा है। तो जब हम सुक्रोज से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तो एक एंजाइम आता है वहां पर, इन्वर्टेज, ठीक है,
ज्यादातर हम इसमें कवक यानी जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम एथिल अल्कोहल बनाते हैं। जो आपने सुना भी होगा C6H12O6 है, अगर भी ये ईस्ट इसमें डाल दिया जाए तो ये C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके देगा, समझे ना, ये ईस्ट का हो गया, समझे। और इसमें आप ईस्ट के जगह आप जाइमेज भी लिख सकते हो, ये एंजाइम भी लगता है, समझ में आया ये चीजें। चलिए आगे देखते हैं बच्चा कि बायोगैस क्या है, एक प्रारूप मतलब बायोगैस का एक डायग्राम बनाना है पूरा, जो आप बायोगैस तब बना सकते हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो बना सकते हो, ये वाला टोटी पूरा यहाँ पे रहता है, यहाँ पर भी एक द्वार होता है, ठीक है, यहाँ पे भी एक द्वार होता है, ठीक, यहाँ से चीजें अंदर आने वाली, ठीक है, ये पूरा सेटअप होता है बायोगैस का, समझे ना, यही है। तो ये बनाना है, फिर उसके बाद इसमें आपको बताना है कि इसकी भूमिका क्या है सूक्ष्म जीवों की। तो इसमें जीवाणुओं का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, कुछ कवक का भी होता है, मेथेनोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सबसे ज्यादा इसमें यूज होती है। तो जो बायोगैस में मेथेनोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, इनके बारे में बताते हुए चल जाए ना। फिर बोला है कि पारजीवी जंतु क्या होते हैं, इनका दो मुख्य विधियां बताइए कैसे बनाए जाते हैं, या ट्रांसजेनिक जंतु मतलब वही है, वही चीज पूछा फिर से। तो पारजीवी जंतु वो होते हैं जिनके की आनुवंशिक ढांचा में कुछ फेरबदल करके या बदलाव करके या डीएनए में परिवर्तन करके कोई विशेष लक्षणों को उत्पन्न करवाया जाता है, तो ये पारजीवी जंतु कहलाते हैं। इनमें बहुत सारी आपके जंतुओं का निर्माण हुआ है, जैसे सुअर का, भेड़ का, बकरियों का, गायों का, बहुत लोगों का हुआ है, ठीक है ना। तो वो सारे आ गए। और इनमें दो विधियां आती हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि डीएनए सूक्ष्म प्रत्यारोपण, यानी कि डायरेक्ट हम कोई बड़ा जीव है उसके डीएनए में ही सूक्ष्म डीएनए में ही बदलाव कर रहे हैं, तो वो चीजें हो गई एक विधि, ठीक है, ये सारी विधि है बच्चा। और दूसरी विधि क्या होती है कि भ्रूणीय जनन कोशा में मध्य अस्थीय जीन स्थानांतरण, मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण। अब आपको यहीं पे बता दी ये चीजें। ये जो सेकेंड वाला प्रोसेस है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल है तो थोड़ा महंगा होगा। तो इसमें क्या है बच्चा कि जब वो भ्रूण के रूप में है तभी जांच वाच करवा के पता कर लेते हैं कि उसका अच्छा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता कर लेते हैं। और तो उसी दौरान उसी में ही हम उसके जेनेटिक चीज़ों में बदलाव कर देते हैं, दूरबीन के थ्रू हो जैसे भी हो, ठीक है ना, उसके थ्रू हम करके उसी में बदलाव कर देते हैं और विशेष लक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया। सपोज करो कोई बीमारी है, इसमें भ्रूण ग्रोथ कर रहा है लेकिन बीमारी है, तो उसका उपचार उसी टाइम उसका हो जाएगा, तब ये जेनेटिक हो जाएगा। कोई अच्छी विशेष क्वालिटी भी डेवलप करना है तो इसमें डालेंगे ना भ्रूणी वाले में, तो ये जेनेटिक हो जाएगा। अब ये पैदा होंगे, अब इनके आने वाले जो संतान होंगे भी उनमें भी ये लक्षण हो जाएगा। पर डीएनए सूक्ष्म प्रत्यारोपण में ऐसा नहीं है, ये कोई बड़ा है जैसे हम हैं, हमारे में अंदर कोई बदलाव करना है तब ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे अंदर जब हम बड़े हैं हमारे अंदर बदलाव होगा, अब हमारे से जो नया जीव आएगा ना तो उसमें कोई इस तरह का आपका जेनेटिक लक्षण नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर बदलाव हम भ्रूण अवस्था में रहे होंगे उसमें किया जाता तो वो आपका जेनेटिक हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि जेनेटिक में उसी समय जब वो 3 लेयर बनती है ना, 3 लेयर बनने के बाद आप कोई कुछ नहीं कर सकते। 3 लेयर का मतलब आपका मीजोडर्म, एंडोडर्म और इक्टोडर्म बनता है जनन स्थल का गैस्ट्रोला स्टेज में, उसी में जो उसी के पहले जो करना है कर लो, ठीक है। फिर प्रतिजीविता और परिजीविता क्या है बच्चा, ये देख लो। प्रतिजीविता का मतलब विरोधी। कभी आपने सुना है ना कि
खेतों में घास ज्यादा ग्रोथ कर जाती हैं, गेहूं ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो क्या है, घासें जो हैं वो गेहूं के लिए विरोधी का कार्य कर रही हैं। प्रतिजीविता मतलब एक इतना ग्रोथ करने लगे कि दूसरे को हटा दिया, जैसे मनुष्य भी है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा लिया है कि पेड़ पौधों को, जंतुओं को, जंगली जानवरों को, सबको खत्म करता जा रहा है, अपनी संख्या को बढ़ाता जा रहा है। तो हम सबके लिए क्या है, विरोधी, हम प्रतिजीविता में आ गए। अब परजीविता का मतलब है ये दूसरे के लिए नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, ज्यादातर फायदा ही, मतलब सॉरी, नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन कभी कभी फायदा भी हो जाता है। और कभी कभी नहीं क्या करता है कि ये पूर्ण रूप से किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कुछ ऐसे जीव वो आपके पूर्ण परजीविता में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आंशिक में। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि आर्किड के जो पौधे हैं वो आपके आम वाले पौधे पर ग्रोथ कर जाते हैं, तो वो आंशिक वाले में है ना, आंशिक में, क्योंकि वो अपना भोजन बना ले रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ ले रहे हैं, क्या, जल और खनिज लवण। तो परजीविता में जैसे और आता है क्या, जू का पड़ जाना। हमारे अंदर परजीविता में, हमारे अंदर भी है अंतः परजीविता में, जैसे कि अभी एस्केरिस आया था, और इकोलाई बैक्टीरिया भी हमारे अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये चीज ये हमारे परजीविता में आते हैं। फिर क्या है, अंतर पूछा है। अब देखते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर। सबको पता है कि उत्पादक कौन होती हैं, जो आपके हरे पेड़ पौधे ये आएंगे। ठीक है, ये उत्पादक में, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे उत्पादक में आते हैं। उपभोक्ता में जो होते हैं उनको मतलब कंज्यूम करने वाला, उनका उपयोग करने वाला जो होता है वो आता है। उत्पादक हमेशा पोषक जो स्तर होता है उसमें आधार पर होता है, उपभोक्ता आधार पर कभी नहीं होता है। उत्पादक जो होता है ये स्वपोषी होते हैं, ये जबकि परपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया इतना? ठीक है, उत्पादक और अपघटक आया है। उत्पादक अब इनमें भी देख लो कि ये स्वपोषी, अपघटक परपोषी। उत्पादक जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे बच्चा, कि ये आपके पोषक स्तर जो बनेगा उसमें आपके आधार में रहेंगे, अपघटक आपके लास्ट में रहेंगे। उत्पादक जो होते हैं हरे पेड़ पौधों में एग्जाम्पल में आते हैं, अपघटक में आपके कवक हैं, बैक्टीरिया है, ये आते हैं। ठीक है, फिर प्राथमिक द्वितीयक मांस भक्षी में देख लें तो प्राथमिक मांस भक्षी जो आते हैं वो जो शाकाहारी को खाने वाले हैं वो, ठीक है, सॉरी शाकाहारी, हाँ प्राथमिक, और जो शाकाहारी को खाने वाले जो प्राथमिक वाले होते हैं, इनको खाने वाला जो होता है वो द्वितीयक मांस भक्षी में आता है। ठीक है बच्चा, और आपके जो पोषक स्तर जब बनता है तो वहां पर ये आपके तीसरे नंबर पर बनेगा, और ये लास्ट वाले यानी चौथे नंबर पर बनता है। इस सेटअप होता है उसका। और जीव भार आपके एवं संचित ऊर्जा के पिरामिड में अंतर बोला है। तो जीव भार का पिरामिड उल्टा और सीधा हो सकता है। देखो ये चीजें जो बताई जा रही है ना, थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी में सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है। और अभी जब आपका जो 1 वीक चलना है आपको लेकर ना, उसमें ये सारी चीजें हम डिटेल में भी देंगे, अपने ही लैंग्वेज में देंगे, लिख लिख के दे देंगे। ठीक है, चलेगा? चलो, फिर संचित ऊर्जा का पिरामिड जो है ये क्या, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ये जीवभार का पिरामिड एक इनका उल्टा या सीधा हो सकता है। जीवभार के पिरामिड में क्या है बच्चा कि आपके जीवभार के पिरामिड में क्या है कि जो एक निश्चित आयतन में जितने जीवों की संख्या होती है, जीवों का भार होता है, वेट होता है, वो शो करता है। जबकि ऊर्जा का पिरामिड ऊर्जा के प्रवाह को शो करता है। समझ में आया? जलीय एवं वनीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक के बारे में जानना है। ये दोनों की क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक और वनीय, यानी कि जो पानी में रहने वाले हैं, पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक पाए जाते हैं उनका, और जो स्थल पर उत्पादक पाए जाते हैं उनका, दोनों में अंतर। जली में जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, जैवभार कम होता है, और जो आपके स्थलीय होते हैं इनका जैवभार थोड़ा सा ज्यादा होता है। जलीय वाले में आपके शैवाल, हरित प्लवक शैवाल आ जाएंगे, पादप प्लवक आ जाएंगे, ये आ जाते हैं। और आपके स्थलीय वाले में जो झाड़ियां हैं, घासें हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे, ये सब आ जाते हैं। समझ में आए? फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता वाले में क्या है बच्चा, प्राथमिक उत्पादक वो है जो सूर्य का जो विकिरण आ रहा है उस कार्बनिक को जो अवशोषित करने की दर है उसको कह देंगे। और द्वितीयक में ये जब आपका उसको अवशोषित करना, भोजन को पचाना, श्वसन करना, उसके बाद जो भोजन बचेगा उसको संग्रह करने की
दर जो है वो है। ये इसमें अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है और इसमें कार्बनिक पदार्थ से ही कार्बनिक बनता है। जैसे ये ग्लूकोज से ही पार्विक एसिड बने तो ये आपका द्वितीयक में आएगा, और प्राथमिक में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, वाटर लिया है, सूर्य की धूप लिया है, ये मिलाकर बनाया ग्लूकोज, तो आपका प्राथमिक में आएगा। समझ में आ गया होगा। घास स्थल एवं जलाशय की पारिस्थितिक तंत्र में बात वही, यहाँ पर भी वही आया है। घास स्थल का जो परितंत्र होता है या यहाँ पर, और जलाशय के परितंत्र में अंतर पूछा है। तो जो घास स्थल का परितंत्र होता है बच्चा, वो कैसा होता है घास स्थल का, कि वहां पर जो है उत्पादक की संख्या ज्यादा होती है, यहाँ पर जली वाले में उत्पादक की संख्या कम होती है। ठीक है। और जो घास स्थल में होता है, जो क्या बोलते हैं, पोषक स्तर का जो लेवल होता है, ठीक है ना, इनमें आपके उत्पादक की संख्या थोड़ी ज्यादा, उससे कम आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। यहाँ पर जली वाले में क्या है कि यहाँ पर आपके जलाशय में जो उत्पादक की संख्या होगी वो थोड़ी सी कम होगी, उसके बाद वाली जीवों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। समझ में आया, ये चीजें हैं। और ऊर्ध्ववर्ती यानी शिखरांश एवं अधोवर्ती पिरामिड क्या होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि जो ऊर्ध्ववर्ती होता है इसमें ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है ना। जबकि आपके अधोवर्ती में क्या आते हैं, ऊर्जा भार और जैव संख्या का पिरामिड, जो उल्टा सीधा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। और आपका जो स्थली, इसमें जो उत्पादक की संख्या जो होगी, समझे ना, इस अधिक होगी, यानी ऊर्ध्ववर्ती जो होगा इसमें जो उत्पादक की संख्या थोड़ी अधिक होगी एज कंपेयर आप अधोवर्ती, इसमें थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, थोड़े थोड़े ही बताना, क्योंकि ये आपका 17 में इतने सारे क्वेश्चन है और जरूरी नहीं है कि बस एक बार ही पूछा गया, कभी कोई पूछा है, कभी कोई पूछा है, कभी कोई पूछा है, इस तरह से पूछा है। ठीक है, तो दो सब में अंतर बस बताना, इससे ज्यादा नहीं बताना। ठीक है। फिर जैव विविधता क्या है, ये कई बार बताया जा चुका है। जैव विविधता का मतलब विभिन्न जीवों, प्रकार के जीवों का एक साथ रहना, ये एक स्थान पर पाया जाना, ये जैव विविधता कहलाता है। और बोला कि कैसे संरक्षित किया जाए, तो ये राष्ट्रीय उद्यान बना के, दो विधि वैसी होती, बहिस्थाने और स्वस्थाने। बहिस्थाने संरक्षण, स्वस्थाने संरक्षण, दो ही विधियां होती हैं। अब इनमें आप राष्ट्रीय उद्यान है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारी चीजें आप बना सकते हो, बहुत सारे नियम कानून बना सकते हो ये चीजें। बहिस्थाने संरक्षण का मतलब होता है कि कोई जीव कहीं, जैसे कि हमारे यहाँ टाइगर है, चीता है, और ये बाहर से हमारे लाए जा रहे हैं ना, हमारे यहाँ देश में नहीं पाए जा रहे हैं, तो वहां थे, जहां थे और वहां से यहाँ लाए जा रहे हैं, तो मतलब वो बहिस्थाने, बहि का मतलब बाहर किसी और स्थान पर उनका जन्म हुआ, किसी और दूसरे स्थान पर ले जाकर उनका संरक्षण किया जा रहा है, तो ये बहिस्थाने। स्वस्थाने का मतलब जहां जन्मे हैं वहीं पर उनका संरक्षण हो, तो ये स्वस्थाने संरक्षण कहलाता है। समझ में आया, तो दो विधियां ये होती हैं। फिर रेड डाटा बुक पूछा है, मतलब क्या होती है, आप क्या समझते हो, तो आप बता सकते हो कि एक ऐसी किताब है जिसमें संकटग्रस्त, विलुप्त है या फिर आपके आंशिक विलुप्तता पर है, दुर्लभ प्राणी है, इन लोगों का एक कलेक्ट करके डाटा रखा जाता है, और जिसके माध्यम से दुनिया को बताया जा सके कि इन जीवों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, ये सारी चीजों पर, तो वो रेड डाटा बुक कहलाती है। समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, जैविक खाद क्या है, रासायनिक खाद से क्या क्यों पसंद किया जाता है, तो सुन लो कि जैविक खाद का मतलब कि जीवों का खाद। कुछ जीव ऐसे हैं जिनका उपयोग हम खाद में कर सकते हैं, तो उनको हम जैविक खाद कहते हैं। इसलिए इनका उपयोग ज्यादा पसंद किया जाता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी दुष्प्रभाव नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहुत अच्छे से वृद्धि करवाते हैं, और जो मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है, जबकि रासायनिक में घट जाएगा।
और ये हर एक प्रकार के खनिज लवणों का इसमें समावेश होता है। जबकि वो रासायनिक में आप यूरिया डालोगे तो बस नाइट्रोजन के लिए जाएगा, फास्फोरस डालोगे सिर्फ फास्फोरस के लिए, पोटास डालोगे सिर्फ पोटेशियम के लिए जाएगा, सल्फर सिर्फ सल्फर के लिए जाएगा। जबकि इसमें सारे खनिज लवण हर एक तत्वों का समावेश होता है। पूरे पोषक तत्व पृथ्वी को यानी पृथ्वी जमीन को, मृदा को, मिट्टी को प्रोवाइड किए जाते हैं और आसानी से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बिना क्षति पहुंचाए हम ग्रोथ करवा सकते हैं। ये और इनसे जो वो उत्पादन होगा फसलों का, वो फसल हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक नहीं होंगे। समझ में आया ये चीजें? चलो आगे बताते हैं। और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, घर पे आसानी से बनाए भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंतर पूछा है। देख रहे हो ये चीजें? चलो बच्चा, ये हुआ कंप्लीट हुआ। चलो एक चीज यहाँ पर भूल गए थे हम, मतलब बहुत जल्दी में पेज पलट दिए थे तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देख पाए थे। चलो इसको देख लेते फटाफट कि असंग जनन क्या है, अपयुग्मन क्या है। ठीक है, असंग जनन और अपयुग्मन। असंग जनन का मतलब होता है बच्चा कि बिना निषेचन के ही या बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधों का निर्माण। यहाँ पे लिख सकते हो बिना निषेचन या फिर बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का निर्माण, नए पौधों का निर्माण। समझ में आया? इतना याद बस एक लाइन कर लो, दिमाग में बैठ गया, काम हो जाएगा। अपयुग्मन क्या है? ये भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन आप क्या बताओगे इसमें कि यहाँ पर क्या था कि असंग जनन में ना कि जो आपका जो बिना अर्धसूत्री विभाजन भी बोला था, यानी जो बीजांड बन रहा उसमें भ्रूण कोश जो 4 बने थे, वो 4 का मतलब भ्रूण जो गुरु बीजाणु बना था, वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका डायरेक्ट नए पौधे का निर्माण कर दे, भ्रूण का बना दे, इस तरह कर दे, तो ये आपका असंग जनन में आएगा। अपयुग्मन में क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन भी हुआ और उसके बाद क्या बन गया आपका भ्रूण कोश भी बन गया, लेकिन उसमें जो आपका भ्रूण कोश में जो अंड कोशिका है या जो यानी कि अंड कोशिका, अंडाणु जिसको उसमें कहेंगे, वो अंड कोशिका के अलावा, अंड कोशिका के अलावा कोई भी अपने आप डायरेक्ट, कोई निषेचन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण कर दे। ठीक है ना, वो डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण कर दे, कोई भी भ्रूण का निर्माण कर दे। समझ में आ गया होगा? यानी जो भ्रूण कोश है उसके अंदर अंड कोशिका, उसको हटा दो, बाकी प्रथमुख कोशिका, सहायक कोशिका, द्वितीयक कोशिका तो भ्रूण पोष का ही करेगा, बाकी कोई भी आपका भ्रूण का ही निर्माण कर दे सीधे, तो आपका क्या हो जाएगा? अपयुग्मन। अनिषेक फलन, बिना निषेचन का फल, बिना निषेचन के फल का निर्माण। अनानास है, केला है, ये है, हो सकता है। पार्थेनोकार्पी कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और आपका असंग जनन हो गया, ये भी हो गया। अनिषेक जनन में आपका लिलियम ले लो, ठीक है ना, एलियम है, वो है पार्थेनियम है, ये सब है इसमें, ठीक है ना। फिर क्या है? अपबीजाणुता आया है, अपबीजाणुता, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये अंड कोशिका को छोड़कर बाकी भ्रूण कोश में कोई भी कर ले रहा था। यहाँ क्या था कि अभी भ्रूण कोश बना भी नहीं, बीजांड गुरु बीजाणु बना है, बस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, वही डायरेक्ट बदल गई। और इसमें क्या है बच्चा कि जो बीजांड काय है ना, उसकी कोशिका, यानी कि बीजांड काय की कोशिका, बीजांड काय की कोशिका, बीजांड काय की जो कोशिका है, यानी अध्यावरण के अंदर जो बीजांड काय वाला जो पोर्शन पाया जाता है वो, ठीक है ना, वो बीजांड काय की कोशिका बिना निषेचन के ही, बिना
निषेचन, थोड़े थोड़े अंतर हैं सब में, लेकिन आपका नंबर काट सकता है अगर कंफ्यूज हुए तो। ठीक है, बिना निषेचन के ही क्या करना है, बिना निषेचन के ही किसका निर्माण करवाना, बिना निषेचन के ही नए पौधे का निर्माण करना या भ्रूण का निर्माण करना, भ्रूण होगा, भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के। और यहाँ पर एक चीज और होना चाहिए था, लिख लेना, बिना अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि जो बीजांडकाय की कोशिका उसमें तो जब अर्धसूत्री होगा ही नहीं, यानी कि भ्रूणकोश से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, भ्रूणकोश वैसे के वैसे पड़ा पड़ा सूख भी जाएगा अंदर, बीजांडकाय की कोशिका काम कर जाएगी। समझे, यही होगा। चलो फिर है असंग जनन हो ही गया। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के भ्रूण का ये नए पौधे का निर्माण। ठीक है, यही होगा। यहाँ बिना निषेचन के फल का निर्माण था, यहाँ बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण। ठीक है, नए बीज का निर्माण, उनका बीज का निर्माण, नए पौधे का निर्माण, ये सभी कह सकते हो बिना निषेचन के। समझ में आया? तो ये सारा कुछ एक टॉपिक छूट गया था, वो भी मैंने ले लिया। बच्चा अभी आप एक हफ्ते जो क्लास लगेगी ना, उसमें आप रेगुलर बने रहिएगा और कॉपी पेन एकदम रेडी रखिएगा, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछते भी जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव नाइस डे एवरीवन। क्लोज कर दीजिए।